हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 4 में है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। चैप्टर 4 की भी हमने यूनिट 1 तक खत्म कर लिया है, राइट। और आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। देखिए, यूनिट 2 को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, तो आज का वीडियो पार्ट 1 होगा, फिर हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The concept of price, especially the process of price determination, is of vital importance in economics. देखिए, इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि जो आपकी प्राइस है यही चीज़ों की एक्सचेंज वैल्यू है, राइट। ये प्राइस के बेसिस में ही आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद या बेच सकते हो, राइट। तो इसलिए सही प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? देखिए, यूजुअली जो फ्री मार्केट है उसमें प्राइस डिटरमाइन होता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की जब मार्केट में इंटरैक्शन होती है उसके बेसिस में ही प्राइसेस तय होती है यूजुअली। लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है और वो भी सर्टेन चीज़ों की प्राइस खुद डिटरमाइन करती है। लेकिन मोस्टली फ्री मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है यही आपकी प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। बट समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड डिटरमाइंस द प्राइसेस ईदर फुली और पार्शियली। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, फर्टिलाइजर्स एसेट्रा। तो सर्टन कमोडिटीज के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है फुली और पार्शियली और खुद ही प्राइस तय करती है, ठीक है। पर ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्राइस तय करती है, ठीक है। ये हमारा आज का मेन फोकस होने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई जब इंटरैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का पता लगता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम है क्या? देखिए, इक्विलिब्रियम इन मार्केट एनालिसिस refers to a state where the quantity demanded of a commodity equals to the quantity supply of the commodity. देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई की बराबर हो जाती है, ठीक है। जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लायर सप्लाई कर रहे होते हैं। और इस सिचुएशन में जो आपकी प्राइस है ना वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और यही स्टेबल या कांस्टेंट प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। In an equilibrium state, the total quantity that all firms want to sell matches the total quantity that all buyers in the market want to buy, leading to a market clearance where all goods are sold. देखिए, जब आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्वांटिटी डिमांड की बराबर होगी तो जितना भी स्टॉक सप्लायर के पास है, जितना भी सामान है सप्लायर के पास, सारा का सारा बिक जाता है, राइट। क्योंकि डिमांड भी उतनी ही क्वांटिटी की है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्केट पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कुछ भी स्टॉक रह नहीं जाता सप्लायर्स के पास, ठीक है। हेंस द प्राइस एट द इक्विलिब्रियम स्टेट इज आल्सो नोन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो इस सिचुएशन में जो प्राइस होती है वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी हम उसे कहते हैं। तो इसका दो नाम है, एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस, दूसरा मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है। और मार्केट क्लियरिंग प्राइस ये नाम क्यों आया? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट पूरा क्लियर हो जाता है, कोई भी स्टॉक सप्लायर्स के पास नहीं रह जाता, ओके। एट दिस प्राइस देयर इज नीदर एक्सेस सप्लाई नॉर एक्सेस डिमांड। इन अदर वर्ड्स, ऑल गुड्स आर सोल्ड एंड ऑल डिमांड इज मेट, ठीक है। तो ये स्टेट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है और यहाँ पे जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। और जो गुड्स सोल्ड एंड डिमांडेड होते हैं, राइट, सेम होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सोल्ड, और ये क्वांटिटी को ही हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कहते हैं। तो चलिए अब एक टेबल के हेल्प से हम और क्लियरली समझते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए, ये टेबल में हमें प्राइस दी गई है चीज़ों की, डिमांड यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड दी गई है।
अब ये टेबल देख के आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा वहां पे। देखिए काफी आसान है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ₹2 होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड की बराबर है, तो यही आपका स्टेबल प्राइस होगा। अब ये टेबल से आपको काफी क्लियरली पता चलती है कि 1 तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू सप्लाई। और आपको तो पता है कि जब डिमांड हाई होती है सप्लाई के मुकाबले तो प्राइस में अपवर्ड प्रेशर होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के बीच में जो है वो कंपटीशन होता है, तो जो ज्यादा प्राइस देगा वही खरीद पाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस में अपवर्ड प्रेशर आपको दिखता है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो आपको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखता है ना। सिमिलरली अगर हम ये 5th सीरियल नंबर पे जाए तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो ये प्राइस है ₹5, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड यूनिट्स है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू सप्लाई। और आपको पता है अगर सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड के मुकाबले तो अब सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन होता है, राइट। तो सप्लायर्स चाहते हैं कि लोग उनके गुड्स ही खरीदे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो अपना प्राइस है वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे मूव करते हैं आपको दिख रहा है कि प्राइस कम होता जा रहा है, राइट। तो ये जो चक्कर है ना ये तब तक चलता है जब तक आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो सप्लाई के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और जब ये बराबर हो जाते हैं तब आपके प्राइस पे ना अपवर्ड प्रेशर होता है ना डाउनवर्ड प्रेशर होता है, वो स्टेबल हो जाती है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यही स्टेबल प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड है एट दिस कंडीशन, यही आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे कितना है, ₹2 है, एंड जो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 35 यूनिट्स। समझ आ गया आपको। अब देखिए यही टेबल को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। देखिए ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस लिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी। तो आपका डिमांड कर्व आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, सप्लाई कर्व आप देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। और जहाँ पे ये इंटरैक्ट करते हैं, मीट करते हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। एंड द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट वुड बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। अब देखिए वो 30 से 40 के बीच में है, यहाँ आपको दिख रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 35। ओके, नाउ जो आपका ये फ्री मार्केट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंडेंसी दिखाता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टेंडेंसी। देखिए अगर कभी भी जो आपका मार्केट प्राइस है ना वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर या फिर नीचे चला जाता है तो मार्केट अपने आप उसको वापस इक्विलिब्रियम में लेके आता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टेंडेंसी भी कहते हैं। When the equilibrium is disrupted, the market tends to adjust itself back to equilibrium over time. This self-correcting nature ensures that market returns to a state where demands equal supply, maintaining stability in prices and quantities. तो चलिए ये टेंडेंसी को ना हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं with the help of a graph. Now look at this figure. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस शुड बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट वुड बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड ये जो क्वांटिटी है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है ना। अब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस हो जाती है 50, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर हो जाती है, तो अब क्या होगा। देखिए ये प्राइस 15 में ना आपको दिख रहा है जो आपकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है वो 50 हो जाती है, राइट, एंड जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो 150 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपकी सप्लाई इज हायर देन डिमांड, और आपको तो पता है जब भी आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, हायर होती है डिमांड से, तो यहाँ पे कंपटीशन बिटवीन सप्लायर्स होता है, जिसके कारण प्राइस में नीचे की तरफ प्रेशर आता है, राइट। सो आपका जो प्राइस है वो गिरने लग जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट अपने आप दोबारा प्राइस को गिराने लग जाएगा
और आप वापस से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ आओगे। अब आपको ये भी पता है कि जब भी प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड आपकी इंक्रीज होती है, राइट? लॉ ऑफ डिमांड है ना। तो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। सिमिलरली जब प्राइस डिक्रीज होती है, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी डिक्रीज होती है, राइट? तो यहाँ से भी आपकी सप्लाई डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होने लग जाती है। तो देखिए आप वापस से यू आर कमिंग टू दिस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरह से अगर आप इक्विलिब्रियम से हटते भी हो ना, तो मार्केट अपने आप आपको वापस इक्विलिब्रियम में लेके आता है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। सिमिलरली एक दूसरा सिचुएशन हम ले लेते हैं जहाँ पे आपकी जो मार्केट प्राइस है इट बिकम्स लेस देन योर इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो आपकी सप्लाई है वो 50 यूनिट्स है, राइट? ये सप्लाई वाली कर्व है आपकी, और जो डिमांड है वो 150 यूनिट्स है। तो यहाँ पे आपकी डिमांड इज हायर, और आपको पता है कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन बायर्स, राइट? तो इसके चलते प्राइस आपकी ऊपर की तरफ मूव होती है ना। तो देखिए मार्केट अपने आप यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है? और आपको तो पता है जब भी आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है आपकी वो डिक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड, राइट? तो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ना, जो 150 है, वो डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है? एंड आपको ये भी पता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ सप्लाई, राइट? तो जो आपकी ये सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई जो 50 यूनिट्स थी, ये धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाती, और अगेन आप वापस 100 यूनिट्स की तरफ यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की तरफ आते हो। तो इस तरह से देखिए मार्केट अपने मैकेनिज्म के थ्रू, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप ये प्राइस को करेक्ट कर देता है, और ये हमेशा वापस से इक्विलिब्रियम में लेके आता है आपको, ठीक है? तो यही टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टेंडेंसी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मार्केट अपने आप करेक्ट कर देता है और अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है? नाउ जो ये आपकी इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टेंडेंसी है ना, इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन लिया है, द अजम्पशन ऑफ सेटेरिस पैरिबस। देखिए सेटेरिस पैरिबस तो आपको याद होगा। सेटेरिस पैरिबस अजम्पशन में क्या होता है कि हम सिर्फ प्राइस में जो चेंजेस है उसको कंसिडर करते हैं, और जो अदर डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के या सप्लाई के, हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी ना हमने सिर्फ ये माना है कि प्राइस में ही आपकी चेंज हुई है, लेकिन जो अदर डिटर्मिनेंट्स है डिमांड या सप्लाई की वो कांस्टेंट है। देखिए अगर अदर डिटर्मिनेंट्स भी चेंज हो जाती है तो क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व या पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, राइट? एक नया कर्व बन जाता है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर शिफ्ट हो जाती है कर्व या अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आती है, तो तब आपके इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी में कैसे चेंज आती है, और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए ये अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा था कि प्राइस में ही चेंज हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अदर डिटर्मिनेंट्स में भी चेंज आ सकती है, राइट? तो अगर ऐसा होता है, अगर आपकी डिमांड या सप्लाई कब शिफ्ट होती है, so how does that affect your price and quantity? So let's look at it. Changes in demand and supply. The above analysis of market equilibrium was done by us under the ceteris paribus assumption. जो equilibrium restoring tendency है, it is under the ceteris paribus assumption. In reality, however, factors such as income, preference, population, technology, जो other determinants है, right? These can also frequently change, leading to shift in both demand and supply. Such shift affect equilibrium price and quantity. The four possible changes in demand and supply are: 1. There is an increase in demand या फिर shift to the right. Secondly, there is decrease in demand या फिर shift to the left, ठीक है? Thirdly, there is increase in supply या shift to the right of the supply curve. And fourth, there is decrease in supply यानी कि shift to the left of demand curve. देखिए ये चारों पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, राइट? हम सिर्फ डिमांड को देखें
तो डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, जिसके कारण डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या फिर सप्लाई में भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, जिसके कारण सप्लाई कर्व शिफ्ट हो। यही आपके चारों पॉसिबल सिचुएशंस है, राइट। तो ये ईच सिचुएशन में कैसे प्राइस एंड क्वांटिटी आपकी चेंज होती है वो अब हम देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंडीशन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। अब आपको तो पता है जब भी इंक्रीज इन डिमांड होता है तो जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है टू द राइट, है ना। अब यहाँ पे पहले से ही आपकी एक डिमांड एंड सप्लाई कर्व है जो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रही है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। अब आपका अगर डिमांड इंक्रीज होता है सो वी हैव टू शिफ्ट द डिमांड टू द राइट। तो यहाँ पे एक नया डिमांड कर्व हम ड्रॉ कर देते हैं D1. So now this would be our new equilibrium E1, right? Now let's draw a line corresponding to this equilibrium point. तो ये आपका हो जाएगा न्यू प्राइस एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू क्वांटिटी Q1. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है एंड जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब भी डिमांड इंक्रीज होता है ना एज कम्पेयर टू सप्लाई, इसका ये मतलब है डिमांड इज हायर, राइट। और जब भी डिमांड ज्यादा होता है सो देयर इज कंपटीशन अमंग बायर्स, जिसकी वजह से प्राइस आपकी ऊपर की तरफ पुश होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे दिख रही है कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गई है। अब क्वांटिटी का हमें कैसे पता चलता है? देखिए, जो आपकी डिमांड है वो तो इंक्रीज है ही, राइट। सो डिमांड में तो इंक्रीज है ही। अब सप्लाई में क्या है? देखिए, जब भी प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो हमें ये पता है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पहले आपकी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे थी, नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व एंड दिस बिकम्स द न्यू क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो आपकी सप्लाई भी यानी कि इंक्रीज हो रही है। सो दोनों डिमांड एंड सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहे हैं सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड कंडीशन। देखिए, सेकंड कंडीशन में देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, राइट। और जब भी डिमांड में डिक्रीज होती है तो हमें पता है डिमांड कर्व शिफ्ट करता है टू द लेफ्ट। तो चलिए अब यहाँ पे आपके डिमांड कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस वुड बी योर न्यू डिमांड कर्व, राइट। लेट्स कॉल इट D1. सो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो जाता है एंड द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वुड बी योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वुड बी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपका कम हो गया है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जब भी डिमांड डिक्रीज करती है एज कम्पेयर टू सप्लाई तो इसका ये मतलब है कि अब कम लोग इंटरेस्टेड है उस गुड्स में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस है ना उसमें डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा बिकॉज देयर आर मोर प्रोड्यूसर सप्लाइंग, लेकिन लेने वाले लोग कम है, राइट। सो डाउनवर्ड प्रेशर इन प्राइस। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो गिर गई है। और जब भी प्राइस गिरती है तो आपको ये पता है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है आपकी वो भी डिक्रीज होती है, लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले आपकी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे थी, राइट। नाउ देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे अब आपकी ये न्यू क्वांटिटी सप्लाइड हो गई है। सो देखिए, डिमांड में तो पहले से ही आपकी डिक्रीज थी एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी डिक्रीज हो गई है। सो दोनों डिमांड एंड सप्लाई आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। सो दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि whenever there is decrease in demand, it causes a decrease in equilibrium price and equilibrium quantity. Now let's look at the third option, increase in supply. देखिए, increase in supply यानी कि supply curve will shift to the right. तो चलिए राइट में शिफ्ट कर देते हैं सप्लाई कर्व को। सो दिस वुड बी योर न्यू सप्लाई कर्व, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे है, राइट।
और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे है। आपने क्या देखा, प्राइस में तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों? देखिए, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है, राइट, तो प्राइस में अब प्रेशर क्या है, डाउनवर्ड प्रेशर है, राइट। सो दैट्स व्हाई जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है इट इज लोअर्ड। लेकिन देखिए, जब भी प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर होता है या प्राइस गिर रही होती है तो डिमांड आपका क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो रही होती है, राइट। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए, अब सप्लाई तो आपकी पहले से ही ज्यादा थी, देयर वाज इंक्रीज, अब डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो गई, राइट। तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना आपके, ये इंक्रीज हो गई है। देखिए, डिमांड इंक्रीज हो रही है तभी आपको यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है, राइट। जब भी डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसका क्या मतलब होता है कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। सो बिकॉज दोनों सप्लाई एंड डिमांड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई जो है इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड increase in equilibrium quantity. Now let's look at the fourth condition where there is decrease in supply. देखिए, आपको तो पता है whenever there is decrease in supply, supply curve आपका move करेगा to the left, shift होगा to the left, right? तो left में यहाँ पे आपका supply curve बना देते हैं. So this would be the new equilibrium and the price corresponding to that is the new equilibrium price and quantity corresponding to that new equilibrium quantity. तो देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई है, इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कम हो गई है डिमांड के मुकाबले, राइट। तो अगर सप्लाई कम होती है एंड डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी प्राइस है वो ऊपर की तरफ शूट अप होगी, प्राइस राइज होगी चीजों की, क्योंकि चीजें इतनी नहीं है जितना लोगों को चाहिए, तो जो ज्यादा पे करेगा उसी को मिलेगा, राइट। सो दिस देयर इज एन अपवर्ड प्रेशर इन प्राइस हियर। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, आपको पता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। पहले आपकी यहाँ पे थी क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, अब ये न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है। और जब भी डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है दैट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड जो आपकी है वो कम हो रही है ना। तो देखिए, सप्लाई में पहले से ही डिक्रीज थी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो गई, सो दोनों डिक्रीज हो गई, तो दैट्स व्हाई योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज आल्सो डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेस एन increase in equilibrium price but a fall in quantity. Okay? तो आज की जो हमने चारों कंडीशन पढ़ी तो उसकी जो समरी है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। जब डिमांड भी इंक्रीज होता है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, तो क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर डिमांड में डिक्रीज होती है सो देयर इज डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर सप्लाई में इंक्रीज होती है तो क्या होता है, there is decrease in price but increase in quantity. अगर सप्लाई में डिक्रीज होती है then there is increase in price but fall in quantity. देखिए, एग्जाम के लिए ना आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रॉ करके अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। सिमिलरली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसी तरह से आप एग्जाम में भी ड्रॉ करके निकाल सकते हो इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। वो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, आई गेस, है ना। जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसी तरह से ड्रॉ करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, आज जो हमने पढ़ा ना, वहां पे हमने क्या देखा कि या तो डिमांडिंग चेंज हो रहा था या तो सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही थी, राइट। दोनों एक साथ में चेंज करके आज हमने नहीं पढ़ा। लेकिन आप सोचो, रियल लाइफ में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में ही चेंज हो, दोनों कर्व शिफ्ट हो एक ही साथ। तो उस केस में प्राइस एंड क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी,
वो हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए, ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए, मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट। और आपको एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट। और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ पार्ट 2 सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।